नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ, ये पंक्तियाँ यदि हम ध्यान से देखते हैं तो भारतीय राजनीति के एक ऐसे कालखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं जिस समय ये कहा जाता था कि कांग्रेस के अलावा कोई गैर कांग्रेसी सरकार और अनेक दलों को यदि साथ लेकर चलती है तो उसके 5 वर्ष पूरे करना बड़ा कठिन है। लेकिन इस देश में एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने इस सब को संभव ही करके नहीं दिखाया, अपितु अपने उस कार्यकाल के दौरान विकास के क्षेत्र में कहिए या सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने एक नए प्रतिमान गढ़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में सिद्धांत और शुचिता की राजनीति के प्रतीक पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान रामलाल जी शर्मा। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तथा भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रदेश में मुख्य प्रवक्ता हैं। सबसे पहले रामलाल जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि अटल जी के जीवन पर जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए अनेक काम किए, लेकिन सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा मनीषी जो दूरदृष्टा भी था और जिनके मन के अंदर संवेदनाएं भी थी, मर्म भी था, दर्द भी था, करुणा भी थी, एक सहनशीलता भी थी और राजनीति क्षेत्र में काम करते हुए भी एक सुचिता का एक पर्याय बनकर रहे। एक ऐसा आदर्श, जिस आदर्श की कल्पना करना भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मुश्किल है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से इस पूरी राजनीतिक माहौल के अंदर भी अपने आप को स्थापित करने का काम किया और स्थापित करना भी सिर्फ सिद्धांतों के आधार पे, ना कि छल कपट के आधार के ऊपर राजनीति उन्होंने की हो। तो एक ऐसा व्यक्तित्व के धनी जिनकी कार्यशैली, जिनका व्यवहार, जिनका पूरा व्यक्तित्व हम सब के लिए आदर्श है। वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा जीवन हम सबके लिए आदर्श है और ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से एकदम निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन अपने कामकाज के सिलसिले में ग्वालियर रियासत में अध्यापक का काम वो कर रहे थे और उनके लिए ये भी कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी स्वयं कवि थे, तो कहीं ना कहीं वंशानुगत वो भी गुण उनमें आए और अटल जी के व्यक्तित्व में एक साहित्यकार और एक कवि जिस प्रकार से बार बार में हिलोरे लेता था, वह भी पूरे विश्व ने देखा है। रामलाल जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस दौर में अटल जी प्रधानमंत्री रहे, ये कहा जाता था कि अनेक राजनीतिक दलों से, अनेक विचारधारा वाले लोगों से तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल था। किस प्रकार से सामंजस्य बनाया होगा? जब हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 सीटें जीतने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा के अंदर खड़े होकर ये कहते थे कि एक दिन हमारा वो आएगा जिस दिन पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो प्रतिपक्ष के मान्य जितने सदस्य थे, जो लोग थे, वो हंसते थे उनके ऊपर और कहते थे कि आप ऐसे सपने देख रहे हो जो सपने कभी साकार होने वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, आपने देखा होगा विवेकानंद जी की जयपुर के अंदर भी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर सभा होती थी तो अलग विचार रखने वाले, अलग विचारधारा, अलग पार्टियों में काम करने वाले लोग भी छुप छुप के, चाहे पान के ठेले के पीछे खड़े होकर, पान की दुकान के ऊपर खड़े होकर या अन्य जगह खड़े होकर वो भी उनके भाषण सुनने के लिए जाते थे। तो एक ये इस बात को प्रतिपादित करता है कि उनकी छवि सिर्फ एक संगठन में नहीं, एक विचार के अंदर नहीं, एक बहुआयामी विचारधारा के साथ साथ एक ऐसा व्यक्तित्व था जिस व्यक्तित्व को अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी अंगीकार करते थे, स्वीकार करते थे और उनकी बातें सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए कई घंटे इंतजार भी किया करते थे। तो पूरा भारत ही नहीं अपितु विश्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की वक्तृत्व कला, वक्तृत्व कौशल का कायल था और उसके बल पर ही वास्तव में अनेक ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि विरोधी दलों के लोग भी उनकी सभाओं में उनके भाषण सुनने के लिए जाते थे। और वास्तव में अटल जी के स्वप्न की यदि बात करते हैं तो अटल जी स्वयं ये कहा करते थे कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जो भय, भूख, निरक्षरता और अभाव से रहित हो, इनसे दूर करना चाहता हूं। और अटल जी के भी अनेक भाषणों में भी हमने इन सारे विषयों को सुना होगा। रामलाल जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस दौर में भारतीय राजनीति में एक नक्षत्र की भांति चमक रहे थे, वो दौर तो सबने देखा है, लेकिन अटल जी का सामाजिक जीवन किस प्रकार से, कैसे प्रारंभ हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी एक शिक्षक के घर में उन्होंने जन्म लिया। संस्कार और आचरण ये उनके
खून के अंदर थे। एक शिक्षक के जिस तरह के आदर्श होना चाहिए, आचार विचार होना चाहिए, उसी तरीके के संस्कार उनके अंदर थे। और शुरुआती दौर में विद्यार्थी काल के अंदर जब संघ के एक स्वयंसेवक बने और स्वयंसेवक के नाते उन्होंने काम की शुरुआत की, तो सामाजिक ताने बाने को उन्होंने बहुत करीबी से देखा है। उस दौर को भी उन्होंने करीबी से देखा जिस दौर के अंदर एक उपेक्षा का वातावरण था, जहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, एक प्रकाश की रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती थी। देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों के सामने भी एक ऐसा विकल्प नहीं था कि जिस विकल्प के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश को इस दिशा के अंदर लेकर जाना है। जिनको सत्ता चाहिए थी और सत्ता के ऊपर काबिज होना था, वो सत्ता के ऊपर काबिज रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो इस बात के लिए लालच थे कि हम जिस आज़ाद भारत का सपना संजोए बैठे थे, वो आज़ाद भारत का सपना इन सरकारों के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता था। तो एक सामाजिक संगठन या स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन की शुरुआत करते हुए वो विभिन्न जनसंघ के अंदर, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपना जीवन शुरुआत की। तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपना सामाजिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में रहकर उन्होंने काम किया, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया, एक अपने आप में उस दौर में एक स्वप्न था कि क्या ऐसी पार्टी कभी देश में बहुमत प्राप्त करके, पूर्ण बहुमत प्राप्त करके शासन में भी आ सकती है। लेकिन उस दौर में जिस प्रकार का परिश्रम उस पीढ़ी के लोगों ने किया, उसका प्रतिफल आज पूरा देश देख रहा है। आपसे रामलाल जी जानना ये चाहेंगे कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जिस प्रकार से गठबंधन की सरकारें थी, उस दौर में काम करना अपने आप में एक चुनौती भरा था, लेकिन फिर भी अटल जी को याद किया जाता है कि उस दौर में विकास के बहुत विशिष्ट कार्य हुए, जैसे ऐसे इस प्रकार के भी विचार आए जिनके बारे में देश ने कभी सुना नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए विवेकानंद जी शुरुआती दौर के अंदर 13 दिन तक देश के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी और फिर 5 साल की सरकार बनी उनकी जी। लेकिन उस दौर के अंदर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है वो सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। और आपने देखा भी होगा कि जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, तब उन्होंने उसी लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना ये एक तरीके से पाप है, और इस पाप को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो आप भी जानते हो कि एक वोट की सरकार क्या होती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिद्धांतों के आधार पर और सिर्फ नीति के आधार के ऊपर मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, और उसी आधार के ऊपर वो चले, उस चीजों के अंदर वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि गठबंधन की जो सरकार बनी, सब दलों को साथ लेकर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर कि इस प्रोग्राम के आधार के ऊपर हम देश का विकास करेंगे। और आपने पहली बार महसूस किया होगा कि केंद्र सरकार भी ग्रामीण विकास के लिए कोई 2 रुपए निकाल के देती है। वो पहली सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कि केंद्र सरकार का पैसा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सड़कों के रूप में लगे और चाहे पेयजल के रूप में लगे, पहली बार जनता ने देखा। तो अटल जी की सरकार के समय देखा कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाया गया। इस संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि शायद भारत में शेरशाह सूरी के बाद में सर्वाधिक सड़कें यदि बनी हैं तो वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान बनी हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जिस प्रकार से देश के चारों कोनों को जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसकी तुलना भी अनेक विश्लेषक आदि शंकराचार्य जी द्वारा देश के 4 कोनों में जिस प्रकार से 4 मठ स्थापित किए, उनसे भी करते हैं। रामलाल जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमेशा एक विशेष अपना पक्ष रखती है, अटल जी जिस समय सरकार में आए उन्होंने किस प्रकार के काम किए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिला हो? देखिए विवेकानंद जी, कई घटनाएं उस कार्यकाल के दौरान घटित हुई, जिसके अंदर एक घटना संसद के ऊपर हमला भी हुआ जी। और उसके बाद में पोटो कानून लेकर आए, लेकिन 2004 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद में उस कानून को भी निरस्त करने का काम किया। अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के लिए एक ही प्राथमिकता थी, देश पहले, उसके बाद में अन्य सरकार चलाना नहीं चलाना वो दूसरे स्थान के ऊपर है, लेकिन देश की सुरक्षा पहले ले। और उन्होंने उस तत्कालीन सरकार के रहते हुए कई कार्य ऐसे किए, कई कानून ऐसे बनाए जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर जो लिप्त रहने वाले व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, उनके ऊपर कठोरता के साथ कार्रवाई की जाए। और आपने देखा भी होगा कि पोटो कानून के तहत भी लगभग 4000 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए जो संदिग्ध गतिविधियों के अंदर लिप्त थे। और उसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद में उस कानून को निरस्त करने का काम किया इन्होंने, लेकिन सुरक्षा को लेकर हमेशा वो सचेत रहे। पहली बार सेना के लोगों को भी लगा कि हाँ, एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर आई है जो फ्रीडम देने में विश्वास करती है, हाथ बांधने में विश्वास नहीं। हाथ बांध के किसी सैनिक के सीने के ऊपर गोली लगे, उस
के ऊपर विश्वास करने वाली सरकार नहीं, फ्रीडम के आधार के ऊपर जो आपको उचित लगता है देश की सुरक्षा के लिए वो आप काम करें, ऐसी सरकार पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए और वास्तव में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि उस दौर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में मिलकर जिस प्रकार से परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम किया गया, पूरा विश्व अचंभित रह गया और विदेशों के जो जासूसी वाले उपग्रह थे उनको भी जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मात देकर वो परमाणु परीक्षण किए गए, अपने आप में वह तो विश्व को अचंभित करने वाली घटना थी ही, लेकिन उसके पश्चात भारत पर अनेक देशों ने जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों का भी मजबूती के साथ में जिस प्रकार से उस समय की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया और पूरे राष्ट्र को एकजुट करके, इकट्ठा करके उन प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार किया, वह भी इतिहास में याद किया जाएगा। इसमें एक चीज मैं और बताऊंगा विवेकानंद जी, उस समय पोखरण का जब परीक्षण किया गया उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि ये परीक्षण हमारी आत्म सुरक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए, ये अन्य देशों को डराने के लिए नहीं है, धमकाने के लिए नहीं है, उनमें चिंता पैदा करने के लिए नहीं है, ये हमारी आत्म सुरक्षा के लिए, और हमारे लिए आत्म सुरक्षा, देश की सुरक्षा पहले स्थान के ऊपर है। और उस समय पूरे विश्व ने जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाए और धीरे धीरे 98 के अंदर आर्थिक प्रतिबंध लगे, 2000 आते आते वो आर्थिक प्रतिबंध भी उन देशों ने हटा लिए, तो ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार चलाते हुए भी देश का स्थान सर्वोच्च स्थान के ऊपर रहे, उनकी प्राथमिकता थी, देश सर्वोच्च रहे, यह उनकी प्राथमिकता थी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा परमाणु परीक्षणों के बाद भी कि हम किसी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए ये परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। और अनेक प्रकार के बयान भी उनके इस प्रकार के आए कि भारत पहले किसी देश पर हमला नहीं करेगा। वास्तव में भारत की जो नीति और भारत का जो विचार रहा है उसी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस दौर में आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो। तो अपने आप में यदि शक्तिशाली आप हैं तभी दूसरे राष्ट्र आपकी बात सुन सकते हैं, तभी आप अपनी उचित बात को भी उचित प्लेटफॉर्म पर आप रख सकते हैं। और वास्तव में ये भी कह सकते हैं कि देश को सशक्त बनाने का काम भी उस दौर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश को सशक्त बनाने का काम तो उन्होंने किया, पर रामलाल जी आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान को लेकर अटल जी की किस प्रकार की क्या नीति रही। कुछ समय तक उन्होंने कोशिशें की कि संबंध सुधारे जाएं और वैश्विक स्तर पर भी बहुत सराहना मिली, लेकिन कितने सफल हुए, कितने सफल नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? उस समय जो समय की मांग थी, उस समय की मांग के अनुसार उन्होंने लोकसभा के अंदर भी और देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मित्र अच्छा रहेगा, मित्र से संबंध अगर मधुर रहेंगे तो आने वाले समय के अंदर हम कार्य ठीक तरीके से कर पाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि चाहे भारत के पड़ोसी देश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सब देशों से मधुर संबंध बनाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। और आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक की बस यात्रा लेकर भी अटल जी रवाना हुए। उसके बाद में तत्कालीन उनके जो प्रधानमंत्री थे उनकी यात्रा भी आगरा के अंदर हुई। लेकिन पीठ में खंजर घोंपने का काम पाकिस्तान ने हमेशा किया। कारगिल की लड़ाई हम सब ने देखी है और कितने सैनिकों की शहादत उस लड़ाई के अंदर लगी है वो भी हम सब ने देखी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो देश सिर्फ और सिर्फ खंजर घोंपने का काम कर सकता है। वो देश कभी खुद के पैरों के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, दीनहीन बन के दूसरों के कृपा पात्र बन के रहना चाहता है, पिछलग्गू बन के रहना चाहता है। वो स्वाभिमान के साथ खड़ा रहने वाला देश नहीं है। और इस आधार के ऊपर यही कि भारत ने विश्वास किया और अटल जी ने विश्वास किया, अटल जी की सरकार ने विश्वास किया और अटल जी की सरकार ने वो सारे प्रयास किए एक देश की छवि सुधारने के लिए कि जो भारत की छवि ऐसी बनी हुई थी कि साहब ये पड़ोसियों से संबंध मधुर नहीं रखते, वो सारे प्रयास अटल जी ने किए। लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम सकारात्मक पाकिस्तान नहीं दे पाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो उस दौर में पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किए थे। दिल्ली से लाहौर तक की बस भी उन्होंने चलाई, लेकिन बदले में यदि कारगिल मिला तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने। और वास्तव में जय हिंद की सेना, यह उद्घोष भी उस समय खूब चला। एक बात यदि हम देखते हैं अटल जी के जीवन को लेकर तो वास्तव में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि भी थे। और उन्हीं का, अटल जी का ही एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि मेरी कविता जो है वो जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं है। मेरी कविता निराशा का स्वर नहीं है, वह आत्मविश्वास के साथ लड़ने वाले योद्धा की जिजीविषा है। एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में अटल जी को किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए योगन जी, वो एक ऐसे दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी सत्ता के अंदर आएगी। लेकिन उन व्यक्ति की व्यक्तित्व था, दूरदृष्टि थी कि उन्होंने उस समय पहले अधिवेशन के अंदर कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा। ये बात उन्होंने 1980 के अंदर की थी। आपने देखा होगा कि बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा भी बनी है। तो ये एक ऐसा दूरदृष्टि वाला व्यक्तित्व था और उन्होंने राजनीति को स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीति में से अगर आप धर्म को निकाल दोगे, नैतिकता को निकाल दोगे, तो फिर राजनीति के अंदर कुछ नहीं बचेगा। राजनीति अगर करनी है तो उसमें धर्म भी रहेगा, उसमें नैतिकता भी रहेगी, उसमें सदाचार भी रहेगा, उसमें ईमानदारी भी रहेगी, तो ही राजनीति से हम दूसरों का भला कर पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनेक बयान यदि हम देखते हैं, और जिस प्रकार से रामलाल जी ने भी कहा धर्म और राजनीति का किस प्रकार से तालमेल होना चाहिए, क्या उसकी मर्यादाएं हैं, इस संदर्भ में भी अटल जी के बारे में कहा जा सकता है कि बहुत स्पष्ट थे। एक समय का उनका एक बयान बहुत चर्चित हुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अयोध्या के विषय को लेकर भी कभी किसी साक्षात्कार में ये बात कही थी कि जमीन यदि ऊबड़ खाबड़ है तो उसे भी समतल करना पड़ेगा, इस प्रकार की भी बात थी। और कवि और साहित्यकार के रूप में यदि बात आती है तो अनेक साक्षात्कारों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की थी, लेकिन ये स्थिति परिस्थिति संयोग ऐसा रहा। और वास्तव में ये भी कह सकते हैं कि वंशानुगत गुण जो उनमें थे वो भी कहीं ना कहीं उन्हें साहित्य की ओर आगे बढ़ाते रहे। और अटल जी एक साहित्यकार के रूप में यदि हम उन्हें देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उनका काव्य संग्रह मेरी 51 कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध रहा और आज भी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं अपितु राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, सभी राजनीतिक दलों, विचारधाराओं के कार्यकर्ताओं को और सामान्य व्यक्ति जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं उनको भी अटल जी की कविताएं प्रेरणा देती हैं। जिस आपातकाल के दौर में भी जिस प्रकार से अटल जी ने अपना साहित्य सृजन किया, कैदी, कविराय, कुंडलिनी, इस प्रकार की रचनाएं उस दौर में भी उन्होंने लिखी। वास्तव में एक संवेदनशील और एक भावना प्रधान व्यक्ति ही इस प्रकार की रचनाएं भी कर सकता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व था अटल जी का। रामलाल जी, साथ में जानकारी ये भी चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से सत्ता के संदर्भ में उनके अनेक भाषण, अनेक उनके उद्धरण सामने आते हैं, सत्ता, राजनीति, शासन, इन सब विषयों को लेकर किस प्रकार का विचार रखते थे? कई घटनाएं ऐसी घटित हुई देश के अंदर जब वो प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे एक घटना का जिक्र मैंने पहले किया कि एक वोट के आधार के ऊपर उनकी सरकार गिरी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि जोड़ तोड़ की सत्ता में बनाने में विश्वास नहीं करता और ऐसी सत्ता अगर बनती है तो उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूँ। अटल जी ने सभी दलों को साथ लेकर और पूरा सम्मान के साथ लेकर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक ऐसा विकास का मॉडल प्रस्तुत किया जिस मॉडल के अंदर लोगों को लगने लगा कि पहली केंद्र की सरकार है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास कर रही है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, तब भी उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भेजने का काम किया। जब उस मंच के ऊपर पहुंचे कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो कहा कि वाजपेयी जी तो उस सरकार के प्रतिपक्ष के नेता, विरोधी नेता है, ये तो आके और उस सरकार की आलोचना करने के अलावा क्या करेंगे। तब अटल जी ने एक बात कही थी कि चाहे भले ही हम प्रतिपक्ष के नेता हो, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए पहले स्थान के ऊपर है और सरकार मेरी नहीं हो चाहिए, दूसरे विचारधारा की सरकार हो, लेकिन सरकार मेरी है क्योंकि मैं हिंदुस्तान का वासी हूं और हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर और हिंदुस्तान का आचरण इस प्रकार का है कि हम हमारे घर के अंदर बैठ के हमारे विचारों के आदान प्रदान की या विचारों की लड़ाई जो भी लड़ेंगे, लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की बुराई करने का काम नहीं करेंगे। और इसी विश्वास के आधार पर नरसिम्हा राव जी ने उनको विदेश भेजा था एक प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते कि भारत का पक्ष आप मजबूती के साथ रखें। और ईमानदारी से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत का पक्ष मजबूती के साथ सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की परंपराएं, उन सबको, हिंदुस्तान का जो शांति का जो पैगाम था, हिंदुस्तान सबका भला चाहता है, किसी का अहित नहीं चाहता, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, और इस विचार को पूरी दुनिया के सामने रखा उन्होंने। अटल जी ने वास्तव में कहा जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी का विचार ही नहीं, अपितु मूल भारत का जो विचार था उस विचार को विश्व पटल पर रखा। और उनके जिस प्रकार से अभी उद्धरण इस चर्चा में सामने आ रहे हैं, पूरा विश्व अचंभित था जब एक विपक्षी दल के नेता को अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में लोग ये सोचते हैं कि विपक्षी दल का व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार की कुछ कमजोरियों के बारे में बात करेगा,
पड़ेगा, लेकिन ये विचार नहीं था। इस विचार से बहुत आगे थे अटल जी, और अटल जी ने, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार की रचनाएं कि उनकी रचनाओं से भी उनका व्यक्तित्व और उनका कार्यकाल समझा जा सकता है। जब अटल जी पर कई बार इस प्रकार के आरोप लगाए जाते थे या उस समय के साक्षात्कारों में ये विषय आता था कि वास्तव में उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद कौन था और सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठा था, तब अटल जी कहते थे कि हिंदू जीवन हिंदू, रग रग हिंदू, जीवन मेरा परिचय। एक तरफ इस प्रकार की बात कहते थे, दूसरी तरफ सरकार में रहते हुए उड़ीसा में जिस प्रकार से गरीबी थी तो वहां की गरीबी के उन्मूलन के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम भी वो चलाते थे। और दूसरी तरफ अटल जी ये भी कहते थे कि आज़ादी के बाद में कहीं ना कहीं अहिंसा के विचार के अतिरेक ने क्रांतिकारियों का अपमान किया है। क्रांतिकारियों को नई पीढ़ी कम पहचानती है, उसके पीछे अहिंसा के विचार का अतिरेक है। इस प्रकार के विचार भी अटल जी के उस दौर में देखने और सुनने को मिलते थे। रामलाल जी, अटल जी ने जिस दौर में शासन किया, जिस दौर में प्रधानमंत्री रहे, अनेक विषय वो लेकर आए। जिस प्रकार से हमने स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की, जिस प्रकार से हमने पोखरण परमाणु परीक्षणों की बात की, क्या लगता है कोई एक ऐसा विचार, कोई ऐसा काम वो छूट गया हो जो अटल जी का एक अधूरा स्वप्न जिसे हम कह सकते हैं, जिसे वर्तमान सरकार पूरा करने के लिए प्रयासरत हो? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो गाँवों के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, स्वजल धारा योजना के तहत पीने का पानी भी उपलब्ध कराने का काम किया। पहली बार इस देश के अंदर किसानों की चिंता अगर किसी सरकार ने की तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को दिया गया कि आपको भी उतना ही अधिकार है, अपने क्रेडिट कार्ड के आधार के ऊपर आप पैसे ले सकते हो, अपने खेत के अंदर जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर सकते हो। लेकिन एक सपना उनका था, जिस सपने के ऊपर अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने एक जल मंत्रालय अलग से गठन किया है। और जल मंत्रालय का काम उनका ये था कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। भारत की भौगोलिक जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति है कि एक तरफ पूरा का पूरा एक वर्ष के अंदर बाढ़ भयंकर आती है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ता है। कई राज्य ऐसे हैं कि जो बाढ़ की वजह से तबाह होते हैं, कई राज्य ऐसे हैं कि वो सूखे की वजह से, अकाल की वजह से तबाह होते हैं। तो उनका एक सपना था कि पूरे भारत के अंदर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहां बाढ़ आने की संभावना है उस बाढ़ के पानी को, जहां अकाल पड़ने की संभावना है उन प्रदेशों के अंदर अगर भेजा जाए और नदियों से नदियां अगर जुड़ जाए तो एक तरीके से व्यक्ति के शरीर की जो नसों के अंदर जो रक्त बहता है उस तरीके से अगर पानी बहने लगे पूरे देश के अंदर, तो मेरे ख्याल से एक जो हरित क्रांति का नारा कभी दिया गया था वो हरित क्रांति वास्तविकता के अंदर धरातल के ऊपर हम सबको दिखाई देगी। वास्तव में अटल जी के विचारों में इतनी दूरदर्शिता इसलिए भी थी क्योंकि उनका भी एक संसदीय परंपरा में एक सुदीर्घ जीवन रहा। और हम कह सकते हैं कि जनसंघ जिस दौर में हुआ करता था उस दौर में 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के वे नेता रहे, 10 बार लोकसभा में सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे, 4 दशक से अधिक का समय उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए दिया। इतना लंबा अनुभव वास्तव में संसदीय परंपराओं का उनको रहा और उस पूरे उस अनुभव को उन्होंने वास्तव में अपने राजनीतिक जीवन में परिलक्षित भी किया। वास्तव में जब भी हम बात करते हैं राजनीति में संस्कारों की, राजनीति में शुचिता की, अनेक अवसर ऐसे लोकसभा में भी देखने को मिले होंगे जब विपक्षी दलों ने यदि व्यक्तिगत कुछ हमले उन पर किए होंगे तो अटल जी ने उसी मुद्रा में जवाब दिया कि इस प्रकार के हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि आप यदि देश की संसद में कुछ बोल रहे हैं तो केवल संसद और केवल देश उसे नहीं देख रहा है, अपितु पूरे विश्व में एक छवि बनने वाली है भारत की। एक उस प्रकार का दौर था। रामलाल जी, एक आज का दौर है। आज के दौर में जो लोग, नए लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, नए जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, उनको अटल जी के जीवन से किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए विवेकानंद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर, भारत की संवैधानिक संस्थाएं जो है उनके ऊपर उनका पूरा विश्वास था। उनको ने फ्रीडम के आधार के ऊपर काम करने के लिए वो फ्रीडम मिलनी चाहिए उसके समर्थक थे। और आपने देखा भी होगा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी संस्था के ऊपर कोई प्रहार नहीं करता था। लेकिन जिस तरीके से अब जो कल्चर शुरू हुआ है, कांग्रेस का जो कल्चर शुरू हुआ है, उस कांग्रेस के कल्चर के अंदर अब कांग्रेस के अनुकूल परिणाम नहीं आए तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट उनके अनुकूल फैसला नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यदि संसद के अंदर कोई कानून पेश किया गया है और उस कानून के अंदर कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति नहीं है तो चाहे संसद के अंदर पार्टी के द्वारा पेश किया कानून के भी उस बिल को भी फाड़ने का काम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। तो इस तरीके की जो गिरावट आई है उस गिरावट के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्षों तक शासन करने के उपरांत भी एक परिवार आज की राजनीति के अंदर जो अनुशासित तरीके से, मर्यादाओं के आधार पे, संवैधानिक तरीके से जो संस्थाएं काम करती है, उन संस्थाओं को अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान एक फ्रीडम मिला हुआ था जो वर्तमान के अंदर
प्रतिपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो बहुत संक्षिप्त कार्यकाल के अंदर शासन किया है, बाकी तो प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, और उस प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो धैर्य था वो काबिले तारीफ था। वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी में अनेक ऐसे गुण थे जिनसे आज के नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और अटल जी ने जाते जाते अपने अंतिम दिनों में एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही देश के लोकतंत्र के लिए, देश के जनतंत्र के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में धनतंत्र का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे विकृतियां आनी प्रारंभ हो रही हैं। इस पर भी आज के राजनीतिज्ञों को विचार करने की आवश्यकता है। और अटल जी के जीवन पर हमने चर्चा की, वास्तव में उनके वक्तृत्व कौशल की चर्चा की, तो एक प्रसंग मुझे ध्यान में आता है कि जब विद्यार्थी वो थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय किसी एक स्थान पर, किसी कॉलेज में वाद विवाद की प्रतियोगिता चल रही थी और उसमें ट्रेन लेट होने के कारण वो देरी से पहुंचे, और उस समय के निर्णायक वो प्रतियोगिता पूरी करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय का परिणाम घोषित करने वाले थे। उसी समय अटल जी ने पहुंचा, और जब उनको बाहर किया गया तो अटल जी ने प्रार्थना ये की कि जब तक आप ये जोड़ बाकी गुणा भाग करके परिणाम घोषित करेंगे, मुझे तब तक के 2 मिनट दे दीजिए। और वो जो 2 मिनट में अटल बिहारी वाजपेयी उस मंच से गूंजे, उस मंच से गरजे, सारे परिणाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी उस वाद विवाद की प्रतियोगिता में भी प्रथम रहे। और वैसा ही वक्तृत्व कौशल संयुक्त राष्ट्र संघ तक देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वास्तव में उनके जीवन को, अलग अलग प्रसंगों को जितना ध्यान से देखते हैं, अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। और आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी ही पंक्तियां, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये देश भी नया गीत गाए, ये राष्ट्र भी नया गीत गाए, राजनीतिक परंपराएं भी नए गीत गाएं, शुचिता के गीत गाएं, संस्कारों के गीत गाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। रामलाल जी, आपने आकर हमारे से चर्चा की, अटल जी के जीवन पर विविध प्रसंगों पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।